नमस्ते उदयपुर। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज हम लोग आए हैं डॉक्टर गिरिराज सिंह जी चौहान के घर पर। डॉक्टर गिरिराज सिंह जी चौहान असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन विभाग, साथ ही उप कुल सचिव मोहनलाल सुगाड़े विश्वविद्यालय एवं क्रीड़ा मंडल सचिव हैं। आज हम इनसे गणतंत्र दिवस पर संविधान के बारे में कुछ सवाल और जवाब करेंगे और आपको जानकारी से अवगत कराएंगे। तो आइए सर से मिलते हैं। नमस्ते सर, आपका हार्दिक स्वागत आप उदयपुर में। और धन्यवाद, और आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं सर। मेरा सवाल ये था कि आपके लिए गणतंत्र दिवस के क्या मायने हैं? ये दिन गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? देखिए, जो ऐतिहासिक तथ्य है वो यह है कि देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसके कारण से हम, क्योंकि भारत उस दिन एक गणतंत्र बना, एक रिपब्लिक बना, इसलिए हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। और जहाँ तक मायनों का सवाल है, और मेरे ख्याल से ये जो गणतंत्र है या जो शब्द है रिपब्लिक, वो इस भारत की आत्मा को समेटे हुए है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात है कि हमने इसके द्वारा, इस गणतंत्र के द्वारा एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना की, और जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम एक समतामूलक समाज की स्थापना कर सकें। और जो संविधान की प्रस्तावना है वो इसी की ओर इशारा करती है। आज 73वां गणतंत्र दिवस भारत देश मना रहा है। आप का जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा इस मामले में मार्गदर्शन बताएं कि क्या हम उन मुकामों को हासिल कर पाने में सक्षम हो पाए, उन मुकामों को हासिल कर पाए हैं जिस सोच को लेके गणतंत्र की स्थापना हुई थी। देखिए, इस चीज़ को देखने के दो तरीके हैं। एक सकारात्मक नज़रिया है और एक थोड़ा सा पेसिमिस्टिक अप्रोच है। 1947 की उस परिस्थिति का वर्णन कीजिए और उस पूरे आज़ादी के मूवमेंट को इमेजिन कीजिए कि किस विपरीत हालात में हमने एक स्वतंत्रता पाई और देश में एक संविधान का शासन स्थापित किया। और मैं उन सभी संविधानविदों को, संविधान निर्माताओं को नमन करता हूँ कि उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी एक बहुत बेहतरीन संविधान हमें दिया और एक गणतंत्र दिया। और स्पष्ट सी बात है कि उनकी कुछ आकांक्षाएं रहीं, वो एक विज़न था देश के लिए और उन्होंने उसको संविधान में पिरोया, और वो चाहते थे कि ऐसा भारत होगा। और उसके बाद जो देश अंग्रेज़ों के शासन की गुलामी से उस संघर्ष करके आज़ाद हुआ, उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन हमने फिर भी एक संविधान और एक लोकतंत्र स्थापित करके हमने उसको बरकरार न केवल बरकरार रखा, बल्कि उसको पल्लवित और पोषित भी किया। बिल्कुल। और उसके कारण से हमारे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है देश की हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल, हर क्षेत्र में लंबी लिस्ट है उपलब्धियों की, विज्ञान। लेकिन सीधी सी बात है, भारत जैसे बड़े देश में, इतने डाइवर्स देश में, मैं ये मानता हूँ कि कुछ कमियाँ हैं और वो हम उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन विपरीत परिस्थितियों में देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि, तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो है कि हम एक लोकतंत्र कायम रख पाए और लोकतंत्र के मूल्यों की स्थापना करें। हाँ, जहाँ हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, लेकिन कई बार उनका सैन्य पलट और तख्ता पलट होते रहे। उसके बावजूद तो हमारा देश काफ़ी बड़ा है उन मायनों में, और फिर भी हमने उसको, और विविधताएं भी इतनी हैं, फिर भी हमने उसको उनको लोकतंत्र को अभी तक स्थापित रख पाए हैं। बिल्कुल नहीं, उसमें मैं एक बात और ऐड करूँ कि सारे लोकतांत्रिक देशों की पॉपुलेशन को देखिए आप। अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है अभी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 20 करोड़, यूपी जितनी। बांग्लादेश को देख लीजिए, पड़ोस में म्यांमार को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, जितने लोकतांत्रिक देश हैं विश्व के, उसमें भारत सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, और सबसे विविधता भरा है। जहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ, सफल हुआ, यूरोप के उन राष्ट्रों में वो बहुत कम जनसंख्या है, बहुत कम क्षेत्रफल है, और डाइवर्सिटी इतनी भारत जैसी नहीं है।
लेकिन इस देश में लोकतंत्र स्थापित करना और उसको बरकरार रखना, मैं उन संविधान निर्माताओं को फिर से नमन करता हूँ जिसके कारण से हो पाया। इस बात में कोई दो राय नहीं सर, क्योंकि 125 करोड़ की पॉपुलेशन, उसके बाद हर मतलब अपन जैसा कहते हैं ना कि हर 12 किलोमीटर पे एक बोली का बदल जाना, एक भाषा का बदल जाना, उसके बावजूद भी हम एक एकत्रित होकर इतने समय से रह पाए, वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान के मूल्यों की वजह से ही हम रह पाए। सर, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी संविधान लागू करने के लिए? उसके लिए हमें आज़ादी के जो ऐतिहासिक संघर्ष है और जो स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि है उसमें जाना पड़ेगा। 26 जनवरी 1930 को जी हमने जो हमारा आज़ादी का लक्ष्य था वो था पूर्ण स्वराज, उसे घोषित किया। बिल्कुल। तो उस दिन का एक ऐतिहासिक महत्व था, इसलिए जैसा कि आपने बताया 26 नवंबर 1949 को लागू तो हो गया, लेकिन उस ऐतिहासिक दिन की महत्ता को बरकरार रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 चुना। इसी कारण से हम 26 जनवरी 1950 को यह गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों के लिए संविधान का क्या महत्व है? क्या आप भारत के संविधान के मूल आदर्शों के समक्ष कोई चुनौती देखते हैं? देखिए, संविधान है इसलिए देश लोकतांत्रिक बिल्कुल है ना, और चूँकि नागरिकों, क्योंकि देखिए संविधान जो है वो नागरिकों ने स्वयं को अर्पित किया है। प्रेमबल यही कहती है, आत्मा अर्पित किया है। इसका मतलब ये है कि वो जो नागरिकों की सारे अधिकार हैं, नागरिकों के सारे जो लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण है वो संविधान करता है। सही, राइट। तो उस संदर्भ में, और अगर हम उसके ऑपरेशनल पार्ट पे जाएं संविधान के, उसकी फिलॉसफी से हटकर, तो देश का जो भी प्रशासनिक ढांचा है, राजनीतिक ढांचा है, उसकी संस्थाएं हैं, देश का जो कल्याण है, जो लोगों के अधिकार हैं, लोगों के जो कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, वे सारे संविधान से आते हैं। सही, राइट। तो उस ऑपरेशनल पार्ट में भी बहुत महत्व है संविधान का, लेकिन उसकी जो फिलॉसफी है उसके संदर्भ में कि संविधान आपकी नागरिकता को परिभाषित करता है, बिल्कुल, और नागरिकता को स्थापित भी करता है। सही है। और वो सारे अवसर देता है कि एक नागरिक के रूप में आप अपने जीवन में अपना विकास कर सकें। तो उस संदर्भ में तो संविधान का बड़ा महत्व है। आपका दूसरा सवाल क्या था कि उसका दूसरा पार्ट क्या था? क्या आप भारत के संविधान के मूल आदर्शों के समक्ष कोई चुनौती देखते हैं क्या? देखिए, संविधान के मूल आदर्शों के समक्ष चुनौती तो डे 1 से चालू हो गई जब वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या होता है कि संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जो कि हो सकता है कि व्यक्ति के अपने मूल्यों से उसका टकराव होता हो। अच्छा, जैसे कि आप हो सकता है लोकतंत्र पसंद करते हो, मैं लोकतंत्र पसंद करता हूँ, पर कई लोग हैं जो हो सकता है लोकतांत्रिक ना हो, मानसिकता उनकी तानाशाही की हो, तो वो एक चैलेंज है संविधान के लिए कि लोकतंत्र को बरकरार रखना। ऐसी कई चीज़ें, ऐसी कई सामाजिक विकृतियाँ वो संविधान के मूल्यों के विपरीत हैं। राइट। अब समस्या ये है कि जैसा कि चुनौती तो 1950 से चालू हुई और अब तक भी है, और समय समय पर संविधान की समक्ष चुनौती आई है, लेकिन ये तो संविधान इतना बढ़िया है और भारत के नागरिक हैं और इतने समझदार हैं कि जितनी भी चुनौतियाँ आई हैं उन्होंने उन चुनौतियों को हावी नहीं होने दिया है, और 5 साल के बाद अगर कोई चुनौती आई भी तो उसको सत्ता से परिवर्तन करेंगे। आज़ाद भारत में अंग्रेजों की प्रशासनिक विरासत को कुछ परिवर्तनों के साथ अपनाया गया। जी। क्या आपको लगता है कि भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की प्रक्रिया काफ़ी धीमी रही? देखिए, 2 चीज़ें। भारत का जो वर्तमान प्रशासन है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ब्रिटिश शासन की देन है, पूरी विरासत है ब्रिटिश शासन, पूरी विरासत, पूरी लेगेसी है, चाहे आपके कानून हो या पूरी प्रशासनिक व्यवस्था हो। अब उनमें देखिए, उनमें से बहुत सारी चीज़ें काम की हैं, वो चल रही हैं, और जो काम की नहीं है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो उस संदर्भ में तो ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था और जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था थी जो स्थापित की गई, वो काम की इसलिए रह पाई, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, ऑफ कोर्स। और एक चीज़ जो है ये वो बहुत ज़रूरी है कि नौकरशाही का लोकतांत्रिकरण भी ज़रूरी है और नौकरशाही का भारतीयकरण भी ज़रूरी है, ब्यूरोक्रेसी का। उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, और इसलिए वो व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। हालांकि बहुत सारी कमेटीज़ और कमीशन बन चुके हैं आज़ादी के बाद भी, उससे पहले भी, जो इन व्यापक सुधारों की ओर उन्होंने काफ़ी इशारा किया, पर मुझे लगता है कि उसमें और सुधार की जरूरत है।
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो आए हैं उनको लागू करने की ज़रूरत जी है। जी। जो हमारे पास 2 प्रशासन सुधार आयोग हम गठित कर चुके, पहला और दूसरा। हाँ, वीरप्पा मोइली ने बहुत 15 रिपोर्ट्स दी थी, जी। लेकिन अफसोस हम लोग बहुत ज़्यादा हद तक सुधार नहीं कर पाए। तो उनका लागू होना और उनको लागू होने के बाद आप ये मानते हैं कि वो अगर लागू होती समय समय पर तो शायद बहुत कुछ सुधार नौकरशाही में हाँ, नौकरशाही में आ सकता है, प्रशासन में आ सकता है। प्रशासन देखिए, में आ उसके आपको स्ट्रक्चर में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में का साथ उसकी कुछ संरचनाओं में जहाँ वो लगता है कि वो एंटी डेमोक्रेसी है, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। लाल फीताशाही जो एक शब्द निकल के आया है, उस शब्द के संदर्भ में आपका क्या मानना है कि बीते काफ़ी समय में क्या लाल फीताशाही धीरे धीरे कम हुई है या धीरे धीरे बढ़ती गई है? इस संदर्भ में आपका क्या मानना है? देखिए, लाल फीताशाही इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक रूल्स और काम में ढीलापन, देरी, ये सब चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि उसका सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि प्रशासन में कैसे जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाए लाल फीताशाही को हटाने के लिए। और जवाबदेहिता के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक क्रांतिकारी कानून था जो प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है प्रशासन की। तो मुझे लगता है कि उसको स्ट्रेंथन करने की हमेशा ज़रूरत है, उसको कमज़ोर नहीं किया जाना चाहिए कभी भी। ऐसी तरीके से और सारे कानून हैं जो राइट बेस्ड अप्रोच हैं, जो हम नागरिकों को अधिकार और देते हैं, अलग अलग तरीक़ों से उनको एम्पावर करते हैं, वो भी एक तरीका है लाल फीताशाही को कम करने का। और ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। उसको भी मुझे लगता है कि अगर हम चेंज कर पाएँ तो लाल फीताशाही कम हो जाए। कुछ लोग मानते हैं कि भारत में अत्यधिक लोकतंत्र है, जिसकी वजह से प्रशासन अपना काम कुशलता से समय पर नहीं कर पाता। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि भारत में लोकतंत्र बहुत कम है अभी। ठीक है, ये जो अत्यधिक लोकतंत्र हैं, बेसिकली ये वो लोग हैं जो अपनी अकर्मण्यता या जो ना काम करने की प्रवृत्ति उसको छुपाना चाहते हैं, ये कह के अत्यधिक लोकतंत्र हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ने बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि नेताओं ने अच्छा काम नहीं किया, नेताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। और अत्यधिक लोकतंत्र की परिभाषा क्या है कि अत्यधिक लोकतंत्र से मैं तो ये मानता हूँ कि भारत एक समतामूलक समाज की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जितना देश डेमोक्रेटिक होगा उतना ही वो समानता और स्वतंत्रता की ओर, इन सेंस कि वो समतामूलक समाज की ओर बढ़ेगा, है ना। तो अत्यधिक लोकतंत्र मुझे लगता है एक बहुत ही अत्यधिक लोकतंत्र अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। मैं भी ये बात मानता हूँ सर, क्योंकि अभी कुछ समय पहले अगर आपको संदर्भ में हो ये बात, मॉरिस जॉनसन के साथ जो हुआ ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर, जब उनके साथ एक सांसद ने एक सवाल पूछे, जो उनकी 100 लोगों की टी पार्टी के ऊपर जो उनसे सवाल पूछे गए, तो ऐसा हमारे यहाँ तो हमें अभी तक देखने को नहीं मिला जी। तो आप नहीं, देखिए, मेरा भी वही है कि अत्यधिक लोकतंत्र का मतलब है कि प्रशासन जवाबदेह है, लोगों का शोषण नहीं हो रहा है, लोग अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, अपने मत सबको बहुत अच्छे से प्रकट कर पा रहे हैं, और समाज में कोई आर्थिक विषमताएं नहीं है, नहीं कोई, और सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको हमने हासिल कर लिया। मेरा तो अत्यधिक लोकतंत्र से ही मतलब। और मैं चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र और गहरा हो, और वो जो हम कहते हैं कि ये जो चुनावी लोकतंत्र है उससे वो सहभागी लोकतंत्र की ओर बढ़ेंगे। सच है, क्योंकि हम 5 साल में सत्ता तो बदलते हैं, लेकिन जो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना है वो नहीं हो पा रही है। तो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी वी हैव अचीव्ड अ लॉट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के जो एस्पेक्ट है उस पर काम करना पड़ेगा। धन्यवाद सर, आपने मार्गदर्शन दिया। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर गिरिराज सिंह जी चौहान थे। ट्रेनिंग उदयपुर में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।